हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो इस चैप्टर को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता आखिरकार है क्या। हड़प्पा सभ्यता है क्या? पहले इतिहासकारों द्वारा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में गिना जाता था। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास अस्तित्व में आई, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी कब प्राप्त हुई। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब यानी कि वर्तमान का जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिले। वहां पे बहुत सारे ईंटें मिली और उन्होंने उसे उस समय समझा नहीं कि ये ईंट किस जगह की है, तो उन्होंने उसे उखाड़ कर कहीं और उपयोग में लगा दिया। ठीक है, और ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली झलक हमें दिखाई पड़ी। और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सैनी द्वारा 1921 में की गई। सबसे पहले खोज कौन सी स्थान की हुई? हड़प्पा की, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का नामक स्थान का एक उत्खनन किया और उन्हें वहां से मोहर खोज ली जो हड़प्पा में मिली थी। जो मोहनजोदड़ो में जो मोहर मिली थी, वो सेम मोहर हड़प्पा में भी मिली थी। इससे यह पता लगा कि ये दोनों स्थान एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन जॉन मार्शल ने विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। कब? 1924 में। किसने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कौन थे? जॉन मार्शल, उन्होंने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे, आखिरकार हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम हड़प्पा में निर्वाह के क्या क्या तरीके थे। अब हम देखते हैं कि आखिरकार वहां पे लोग क्या क्या करके अपना जीवन यापन करते थे। तो सबसे पहला जो है, वहां पे लोग कृषि किया करते थे। ठीक है, उसके बाद पशुपालन, व्यापार और शिकार, ये सब वहां के लोगों का जीवन यापन का एक स्रोत था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, कैसे वहां पे कृषि की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान स्थान था, सभ्यता था। तो देखते हैं आखिरकार वहां पे कृषि आखिरकार होती किस तरीके से थे। तो सबसे पहले वृषभ का प्रयोग यानी कि बैलों का प्रयोग। हड़प्पाई मुहर में वृषभ यानी कि बैलों की जानकारी मिलती है। इतिहासकार ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में बैलों का प्रयोग करते थे। और दूसरा है फसल, वहां पे कौन कौन से फसल उगाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल इत्यादि उगाते थे। ठीक है, उसके बाद है हल का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रयोग भी देखने को मिला है, जो कि इतिहासकारों के द्वारा साक्ष्य मिला है। चोलिस्तान, जो कि अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है, तथा बनावली, जो अभी के समय में हरियाणा में स्थित है। वहां पे मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेती में हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। ठीक है, और आगे है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से हमें मिला है, जो कि राजस्थान में कालीबंगन, वहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां से यह अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होगी। और पांचवा है औजारों का प्रयोग। लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, जिससे कि वो फसल काट सके तथा शिकार कर सके। उसके बाद है सिंचाई। वहां पे सिंचाई व्यवस्था काफी उन्नत थी। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान में सुरतुघई से नहरों के कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, अफगानिस्तान के सुरतुघई से। ठीक है,
और उसके बाद सातवां है जलाशय। जलाशय, कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा, ऐसा माना गया है। धौलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सोर्तुगाई अफगानिस्तान में किसके प्रमाण मिले हैं? नहरों के, ठीक है। और जो धौलावीरा है वहां पे किसके प्रमाण मिले हैं? जलाशय के। और इन जलाशय और नहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? खेती में सिंचाई करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन कैसे होता? तो वहां पे दो प्रकार के पशु पाए जाते थे, एक थे पालतू पशु, एक शिकारी पशु, ठीक है। हड़प्पा स्थलों के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, इससे यह पता चलता है कि यहाँ लोग जानवरों को पाला करते थे। पहला था पालतू पशु। इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर का पालन करते थे, जो उन्हें दूध देती थी तथा उन सूअर का मीट वगैरह वो लोग कंज्यूम करते थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है शिकारी। यहाँ मछली तथा पक्षी और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई निवासी जानवरों का शिकार भी किया करते थे, ठीक है। आगे हड़प्पा का क्षेत्रीय विस्तार। तो हड़प्पा का क्षेत्रीय विस्तार त्रिकोण माना जाता है, यानी कि ट्राइंगल शेप में, और यह 4 दिशाओं में फैला हुआ है। पहला है पाकिस्तान, सुक्का गैंडोर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मांडा, ऊपर कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दैमाबाद जो कि है महाराष्ट्र में। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का क्या था? क्षेत्रीय विस्तार था। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। और उसके बाद पुरास्थल। पुरास्थल होता क्या है, हम कैसे पता करेंगे ये चीज पुरास्थल है? तो पुरास्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृद भांड, इमारत, इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था, जिन्हें बाद में छोड़कर वे कहीं और चले गए। हजारों वर्ष के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पुरास्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन कौन से स्थान? एक हड़प्पा, वहां पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं नहरों के, नालों के, घड़ों के। और एक मोहनजोदड़ो, वहां पे 2 तरह के शहरों के साक्ष्य मिले हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे 2 भागों में बस्तियों का विभाजन था। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो आइए समझते हैं दुर्ग आखिरकार था क्या। दुर्ग, यह छोटा नगर था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी, यानी कि दुर्ग को किलेबंद किया गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्य, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, ऐसा माना गया है, ठीक है। दुर्ग में कौन कौन सी संरचनाएं मिली है? तो पहला तो है माल गोदाम, और उसके बाद है विशाल स्नानागार, ठीक है। तो माल गोदाम क्या था? माल गोदाम जहाँ पे फसल या फिर अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि वो नष्ट ना हो पाए। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया, जो संभवतः लकड़ी से बना होगा, ऐसा माना गया है। विशाल स्नानागार कहाँ थे और क्या इसमें किया जाता था? यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी थी। जलाशय में पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी, संभवतः इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा, अनुष्ठानिक स्नान के लिए, ठीक है। और दूसरा है हमारा निचला शहर। तो हमने दुर्ग के बारे में, दुर्ग की विशेषता पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि आखिरकार निचला शहर क्या था। ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय स्थान और भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों के ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ चबूतरा नींव का काम करती थी। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, जिसे पूरा किया गया था, ऐसा माना जाता है। और आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट संरचनाओं में से एक यहाँ की जल निकासी प्रणाली भी आती है। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकासी प्रणाली भी शामिल है।
हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई होगी। उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए होंगे। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता है। यह नालियां बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती है। इससे सारा पानी नगर के बाहर बह जाता है। यह था हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य यानी कि घर कैसे बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है। मोहनजोदड़ो दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग में विशेष अनुष्ठानिक कार्य के लिए बड़े बड़े संरचनाओं का निर्माण हुआ था, और दूसरा जो था हमारा निचला शहर, वहां पे आवासीय भवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था। यहाँ एकांतता यानी कि प्राइवेसी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता था। भूमि तल यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो मकान बनाए गए होते, जो ग्राउंड फ्लोर होता था, उसके दीवारों पर कोई भी खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नानागार होता था। इसमें ईंटों के फर्श होते थे। ठीक है, स्नानागार का पानी नालियों के जरिए सड़क वाले नाली पर बहा दिए जाते थे। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। कई घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोगों को भी पानी पी सके। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। यह अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन। अब हड़प्पा समाज में हम भिन्नता का अवलोकन कैसे कर सकते हैं कि उसमें अमीर गरीब में कैसे हम फर्क पता कर सकते हैं, यह देखते हैं। हर समाज में रहने वाले लोगों की बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन तरीकों में एक है सावधान का अध्ययन। ठीक है, इन तरीकों में एक है सावधान का अध्ययन तथा विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। तो इन दोनों के बारे में अब हम देखते हैं। सावधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार या फिर दफनाना या फिर जलाना। तो अंतिम संस्कार विधि हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते, तो वहां पे जलाया नहीं जाता था व्यक्ति को। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफनाए जाते थे। शायद यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, ऐसा माना गया है। यह सोचकर दफनाते होंगे कि मृत्यु के बाद वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। पुरुष तथा महिला दोनों की कब्रों से आभूषण मिले हैं। ठीक है, कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मणके के बने आभूषण आदि मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, जिससे कोई पिरामिड राजकीय सावधान थे। इसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी, परंतु हर जगह यह देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वहां हड़प्पा में जो आम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं थी वही अधिकतर मिली है। ठीक है, सावधान के समय। तो अब हम देखते हैं विलासिता की वस्तु आखिरकार क्या थी। ठीक है, सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए एक तरीका है उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन करना। उपयोगी वस्तु वो वस्तु होती है जिनका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। विलासिता की वस्तुएं रेयर आइटम्स को कहा जाता है। ठीक है, उपयोगी वस्तु वह होती है जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती है, जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। वह वस्तु पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनाई जाती है, सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसी वस्तु जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो, ऐसे वस्तुओं को पुरातात्विक कीमती मानते हैं, जैसे फायांस का पात्र। जैसे क्या? फायांस का पात्र। ठीक है, फायांस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और घिसी हुई रेत, रंग तथा चिपचिपी पदार्थ के मिश्रण से फायांस के पात्र को पकाकर बनाया जाता था। ऐसे महंगे पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिली है सिर्फ।
छोटी बस्तियों में यह बहुत कम मिलती है। सोने की कमी के कारण शायद आज के जैसे ही वहां पे सोना महंगा रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो ये हमारे सामने है अब कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा वर्तमान में वो किस स्थान पे स्थित है। तो पहला है लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नागेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। चहुंद्रो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीची भी पाकिस्तान में स्थित है। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली स्थित है। ठीक है, और सुरकोटला ये गुजरात में स्थित है। पंजाब में एक ही स्थान है जो स्थित है, वो है रोपड़, हमारे भारत वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले में नहीं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, कश्मीर में मांडा और सुटकागेंडोर पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल है, ये याद कर लेना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं।